ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का नींद में चलता जा रहा है क्योंकि उसको कैसे भी करके मून के पास पहुंचना था, इसलिए वो बस चलता ही गया। फिर अब मॉर्निंग में हमें एक स्टेडियम दिखाया गया जिसके बाहर बहुत सारी फैन गर्ल्स कॉन्सर्ट के स्टार्ट होने का वेट कर रही होती हैं, जो कि रात में होने वाला था, पर इन सब ने मॉर्निंग में ही आकर लाइन लगा ली थी क्योंकि ये सब लूना नाम के एक कोरियन बैंड की बहुत बड़ी फैन है। इसलिए सब काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं अपने अपने फेवरेट आइडल को देखने के लिए। साथ ही एक रिपोर्टर भी यहाँ था जो कि बता रहा था कि कैसे लूना बैंड का क्रेज सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी फैल चुका है, इसलिए लोग यहाँ काफी दूर दूर से आए हैं उनके कॉन्सर्ट को देखने के लिए। फिर तभी इन सबको पता चलता है कि कॉन्सर्ट से पहले ही लूना बैंड मेंबर्स लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, इसलिए ये सब और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वीडियो को देखने लगे, जहाँ हमें बैंड के फर्स्ट मेंबर को दिखाया गया जिसका नाम है यू चैन, जो कि बताता है कि हम आप सबसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर वो सेकंड मेंबर ली सिन से मिलवाता है जिसने सभी को गिटार प्ले करके दिखाया और बोला कि मेरी जितनी भी फैन गर्ल्स हैं वो सब मेरी वाइफ हैं, इसलिए मैं काफी खुश हूँ उन सबसे मिलने के लिए। फिर यू चैन थर्ड मेंबर यानी सीओ के पास आया जिसने भी गिटार प्ले करके दिखाया एंड वो सभी से कहने लगा कि देख लेना इस बार मैं अपनी सभी फैन गर्ल्स के दिल में और गहरी जगह बना लूंगा। फिर यू चैन बैंड के सबसे यंग मेंबर यानी फोर्थ मेंबर गायोन के पास आता है जो कि काफी ज्यादा शाय है। वो सबको थोड़ा सा पियानो प्ले करके दिखाता है। यूचैन कहता है कि बस इतना ही, तो तब गायोन कहने लगा कि अगर टाई कहेगा तो मैं और प्ले करके दिखा दूंगा, और देखो टाई आ गया। तो तब यूचैन जल्दी से टाई के पास उसे रिकॉर्ड करने जाता है, लेकिन टाई रूडली यूचैन से ये कहकर चला गया कि चल हट यहाँ से। तो तब बेचारे यूचैन की अपनी फैंस के सामने अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है, मगर वो सबको समझाने लगता है कि आप जानते हो ना कि हमारा फिफ्थ मेंबर टाई जो कि ग्रुप का लीडर भी है वो थोड़ा मूडी है, और फिर वो थोड़ा बहुत ड्रम बजा के दिखाता है और फिर लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर देता है। जिसके बाद अब रात हो गई और इन सभी का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया, जहाँ ये सब अपना बेस्ट देते हैं और अपने हिट हुए हुए एक एक सॉन्ग को काफी पैशनेटली सिंग कर रहे होते हैं। ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश थी इन सबको देखकर, सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे और ये सब आइडल्स भी एक एक परफेक्ट लाइन के साथ सिंगिंग करते जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक टीम लीडर टाई को कुछ होता है और वो तभी बेहोश हो जाता है। सब ये देखकर परेशान हुए कि आखिर टाई को हो क्या गया। साथ ही सब फैन गर्ल्स भी परेशान हो गईं क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी सीन कट होता है और अब हमें स्टोरी को पूरे 3 मंथ्स पहले से दिखाया जाता है, जहाँ टाई अपने सभी मेंबर्स को डांट कर प्रैक्टिस करा रहा था। वो यहाँ सभी को टोकता जा रहा होता है कि ठीक से आवाज निकालो, आवाज में प्यार लाओ और फिर तब सिंगिंग करो, और म्यूजिक भी परफेक्ट प्ले होना चाहिए। तो तब मेंबर्स परेशान हो गए। फिर तभी मिस्टर मून यहाँ आए जो कि इनकी एजेंसी यानी MM एंटरटेनमेंट के CEO हैं, जो बाकी के 3 मेंबर्स से पूछते हैं कि और सब कैसा चल रहा है। तो तब उन तीनों ने बताया कि माना हमारे अब तक के सब सॉन्ग्स हिट रहे हैं, लेकिन इन हिट्स की वजह से टाई पर प्रेशर बन चुका है अब वाले न्यू सॉन्ग को और भी ज्यादा सुपर हिट बनाने का, इसलिए ये हमसे इतनी मेहनत करा रहा है। साथ ही रिलीज के बाद ही न्यू एल्बम का कॉन्सर्ट भी है। तो तब मिस्टर मून इन्हें गुड लक करने लगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे सब जगह लूना बैंड की न्यू एल्बम के चर्चे हो रहे हैं। सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं न्यू एल्बम को लेकर, एंड सब जगह न्यू एल्बम कमिंग सून भी लिखा हुआ था। साथ ही ये बैंड मेंबर्स अपने इंस्टा अकाउंट पर भी न्यू एल्बम का काउंटडाउन स्टार्ट करवा देते हैं, और सबसे ज्यादा मिडनाइट फैंटेसी सॉन्ग की हाइप बनी हुई थी, इसलिए काफी सारे आर्टिकल्स भी पोस्ट कराए जाते हैं एंड स्कूल गर्ल्स भी सॉन्ग के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जिसके बाद अब हमें ड्रामा की मेन लीड को दिखाया गया जिसका नाम है इंजू, जो एक ऑर्फन है, इसलिए खर्चा चलाने के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती है, और इस टाइम वो टूर गाइड की जॉब कर रही थी जहाँ उसने डिस्को वाला माहौल बना दिया था, इसलिए सब डांस करने लगे। फिर इंजू एनर्जी कैप्सूल सेल करने लग जाती है एंड वो इस काम में इतनी एक्सपर्ट थी कि उसने सबको इम्प्रेस करके सारे कैप्सूल बॉक्स को सेल कर दिया। और जब ये सभी को बाय कर रही थी कि अब हम सब नेक्स्ट टूर पर मिलेंगे, कि तभी वो 2 लेडीज को एक ओल्ड मैन के लिए लड़ते हुए देखती है, इसलिए इनकी लड़ाई रुकवाने आ गई। यहाँ ये जो लेडी है इनका नाम है छोयंग, जो कि कह रही थी कि होंग टूर की स्टार्टिंग में मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन इस औरत ने बीच में आकर उसको मुझसे छीन लिया। जबकि वो दूसरी लेडी कहती है कि दिल तो दिल होता है, वो किसी पर भी आ सकता है, तुम किसी को रोक नहीं सकती हो। तो तब होंग कहने लगे कि तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ, माना मैं हैंडसम हूँ इसलिए तुम मेरे लिए लड़ रही हो, लेकिन तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए। कि तभी वो दूसरी वाली लेडी गिरने वाली थी जिनको होंग ने बचा लिया, लेकिन ये इनका रोमांटिक मोमेंट बन गया। इसलिए मिस छोयोंग कहती हैं कि जरा देखो तो इन दोनों बेशर्मों को, और फिर चिढ़कर
चली गई कि भाड़ में जाओ तुम दोनों चीटर्स। और जब जा रही थी तो इंजू उनको मनाती है और प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट टूर पर वो उनके लिए कोई दूसरा ओल्ड मैन ढूंढ देगी। तो तब मिस चोयोंग कहती है कि मेरा स्टैंडर्ड हाई है, इसलिए वो आदमी इससे भी ज्यादा हैंडसम होना चाहिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंजू एक एजेंसी में जाती है जहाँ वो मिस्टर कॉन्ग नाम के पर्सन से मिलती है जिनके लिए वो टूर गाइड की जॉब कर रही थी एंड एनर्जी कैप्सूल्स को बेच रही थी। वो दिखाती है कि देखो आज कितना प्रॉफिट हुआ है। तो तब मिस्टर कॉन्ग खुश हो गए और बोले कि तुम बेस्ट सेल्स वुमेन हो, और फिर इंजू को उसके हिस्से के पैसे दे देते हैं। साथ ही बताने लगे कि वो घर जो तुमको बहुत टाइम से खरीदना था, जिसके लिए तुम पैसे जोड़ रही हो, वो सेल हो रहा है। और बढ़िया बात यह है कि उसको मेरा दोस्त सेल कर रहा है जो कि एक डीलर है, इसलिए मैंने उससे तुम्हारे लिए डिस्काउंट की बात करी है। तो तब इंजू बहुत ही ज्यादा खुश हो गई क्योंकि ये उसके पेरेंट्स का घर था जब वो जिंदा हुआ करते थे, इसलिए इंजू का शुरू से बस यही ड्रीम था कि वो इस घर को खरीदेगी। और अब फाइनली वो उसको ये कम रेट्स पर मिल रहा है, इसलिए उसने दिल से मिस्टर कॉन्ग को थैंक्स करा। और अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी बोरांग से इस बारे में बताने आती है जो कि रेस्टोरेंट में जॉब करती है। बोरान को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम लोन लोगी। इंजू कहती है वैसे तो मैं 18 साल की उम्र से अपने घर के लिए पैसे जोड़ रही हूँ, इसलिए सेविंग तो अच्छी खासी है मेरे पास, पर जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो मुझे मिस्टर कॉन्ग अपने दोस्त यानी बैंक मैनेजर से बात करके लोन पर दिलवा रहे हैं, इसलिए मैं और ज्यादा खुश हूँ। और पता है जब मेरी ट्विन सिस्टर संजू को इस बारे में पता चलेगा तो वो भी कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। बोरान पूछती है कि क्या संजू ने तुम्हें रिप्लाई दे दिया है, तो इंजू कहती है कि वो बिजी होगी इसलिए नहीं दिया। तो तब बोरान को गुस्सा आ गया, वो कहने लगी कि ऐसी भी क्या बिजी है जो मैसेज तक सीन नहीं कर रही। लेकिन इंजू बोरान को चुप कराती है कि देख लेना संजू का रिप्लाई जरूर आएगा, आखिरकार मैं उसकी सगी बहन हूँ और अब क्योंकि यूएस में वो काफी फेमस डॉक्टर है इसलिए उसको टाइम नहीं मिल रहा होगा। फिलहाल मैं जाती हूँ क्योंकि मेरी डिलीवरी जॉब का टाइम हो गया है, और फिर तभी चली गई। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि इंजू रात में घर वापस आती है जहां वो रेंट पर रहती है। इंजू पूरे दिन हार्डवर्क करती है इसलिए काफी ज्यादा थक गई थी, लेकिन अपना पुराना घर मिलने की खुशी में आज वो काफी फ्रेश फील कर रही थी। फिर इंजू अपनी ट्विन सिस्टर का अब वाला फोटो निकालती है जिसमें वो सेम इंजू जैसी दिख रही है एंड इंजू ने उसे बहुत सारे मैसेजेस कर रखे थे, ये बताते हुए कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे इस पर्सनल नंबर को ढूंढा है, मैं तुम्हारी सगी बहन इंजू हूँ, तुमको 11 साल की उम्र में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, फिर तुम हमेशा के लिए यूएस चली गई और फिर हम दोनों कभी नहीं मिल पाई। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि मैंने हमारे पुराने घर को खरीद लिया है, इसलिए प्लीज अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन संजू की साइड से एक भी रिप्लाई नहीं आया हुआ था। वेल इंजू अब मिस्टर कॉन्ग के साथ अपने पुराने घर के बाहर आती है, जिसको देखते ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। जब वो अंदर गई तो तब वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड उसको पुराने दिन याद आने लग जाते हैं कि कैसे मेरे मॉम डैड जब किसी काम से बाहर जा रहे थे तो तब हम दोनों बहनों ने उन्हें कितना ज्यादा प्यार करा था। फिर मॉम कहकर गई थी कि डोर को अच्छे से लॉक करके रखना जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। तो तब मॉम डैड के जाने के बाद हम दोनों बहनें खेलने अंदर चली गई थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि मॉम डैड की किसी वजह से डेथ हो चुकी है, जिस वजह से हम दोनों बहन इस दुनिया में अकेली रह गई। एंड हमारे रिलेटिव्स ने हमें ऑर्फनेज भेजने का डिसाइड कर लिया था, जहां संजू को तो अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन मैं अकेली रह गई थी। वेल इंजू अब जब घर के अंदर आई तो यहाँ आकर उसकी यादें और ज्यादा ताज़ा हो गई, इसलिए वो रोने लगी कि कैसे आज भी एक एक चीज सेम पहले जैसी ही है। मिस्टर कॉन्ग भी अंदर आए और घर की तारीफ करने लगे कि वाह ये कितना बड़ा है। फिर जब ये दोनों बाहर आए तो मिस्टर कॉन्ग लोन के लिए इंजू के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। इंजू अपने सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे देती है, साथ ही अपनी स्टैम्प भी उन्हें दे देती है और उनको दिल से थैंक्स करते हुए बोली कि प्लीज मेरे घर के बाहर मेरी एक फोटो क्लिक कर दो। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जिसे तुम हमेशा याद रखने वाली हो, और फिर इंजू की एक बढ़िया सी फोटो क्लिक कर देते हैं। वेल अब हमें लूना बैंड मेंबर्स को दिखाया गया जो कि डिस्कशन के लिए मिले थे। मिस्टर मून कहने लगे कि ये टाई कभी भी टाइम से आता क्यों नहीं है। फिर कहने लग जाते हैं कि जैसे जैसे सॉन्ग रिलीज का टाइम नजदीक आ रहा है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर ये सॉन्ग फ्लॉप हो गया तो तब तीनों मेंबर्स जोर से उन पर चिल्लाए और कहते हैं कि आप प्लीज ऐसी बातें मत करो, सब अच्छा ही होगा। फिर टाई भी आ गया और मीटिंग को शुरू करा गया, जहां इनसे रोज फैन से लाइव स्ट्रीम पर बात करने के लिए बोला जाता है। लेकिन बोला कि मैं रोज रात सोने से पहले एक स्वीट बॉयफ्रेंड की तरह अपनी फैन गर्ल से बात कर लूंगा। तो वहीं यू चैन कहता है कि और मैं रोज लाइव स्ट्रीम पर कुकिंग करके दिखा दूंगा ताकि मेरी फैन गर्ल्स को पता चल सके कि उनका बायस सेक्सी शेफ भी है। बट गायोंग कहता है कि जो टाई कहेगा मैं वो कर लूंगा। तो तब सब इरिटेट होने लगे कि ये बस टाई की बात सुनता है।
तो वही टाई कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मेरा लिखा हुआ सॉन्ग 100% हिट होगा, इसलिए मुझे एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, और फिर यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ आज सॉन्ग रिलीज होने वाला था, इसलिए टाई हेलमेट पहनकर यहाँ आया ताकि सबके बीच खड़े होकर सबके रिएक्शंस को देख सके। दो लड़कियां यहाँ बात कर रही थी कि वो शुरू से टाई की कितनी बड़ी फैन रही हैं, इतनी बड़ी कि वो उसकी परछाई तक को पहचान सकती है। इसलिए जब उन्होंने टाई को देखा तो पहले तो उन्हें वो अजीब लगा, लेकिन फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा पहचानने लगी। इसलिए टाई बहाना करके यहाँ से जा रहा होता है, पर तभी वो गलती से इंजू से टकरा गया जो कि फूड डिलीवर करने आई हुई थी। इंजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो टाई को रोकने की कोशिश करती है कि तू अजीब आदमी बिना मुझे सॉरी करे जा कैसे रहा है, लेकिन टाई रुकता नहीं और जब इंजू को धक्का देकर जाने लगा तो तब इंजू गुस्से में हाई जंप मारती है और उसकी बैक पर लटक जाती है कि हेलमेट निकाल। इसी बीच काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया, इसलिए सबका ध्यान वहाँ हो गया और जब जैसे ही इंजू ने हेलमेट निकाला तो तब टाई अपने सॉन्ग को सुनने लगा क्योंकि वो रिलीज हो चुका था। टाई बहुत खुश होता है अपने अब तक के सबसे मेहनत वाले सॉन्ग को सुनकर, लेकिन तभी सब फैन गर्ल्स बातें करने लगी कि भला ये कैसा सॉन्ग है, यानी इस बार लूना बैंड ने ये कैसा बकवास सॉन्ग रिलीज कर दिया है, ये तो काफी हॉरर लग रहा है, एकदम ऐसा जैसे दुखों में डूबा हुआ हो, बिल्कुल ही बेकार। तो तब टाई का दिल टूट गया पब्लिक की ऐसी बातों को सुनकर। वो डिप्रेशन में जाने लगता है, उसे सब ब्लर भी दिख रहा था कि क्या मैंने सच में इस बार इतना बकवास सॉन्ग लिख दिया है कि तभी शोर मचता है कि टाई यहाँ है। तो तब टाई को भागना पड़ा और सभी फैंस की भीड़ उसके पीछे पीछे जाने लगी, जो सब देखकर इंजू शॉक थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। वेल, अब हमें बताया गया कि कैसे लूना बैंड का सॉन्ग पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। इतना फ्लॉप कि सभी फैंस डिसअपॉइंट थे कि आखिर हमारे आइडल्स हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि हम सब सॉन्ग के रिलीज होने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। इतना ही नहीं, इस फेलियर की वजह से MM एंटरटेनमेंट के सभी स्टॉक्स भी नीचे गिर जाते हैं, यानी एजेंसी का भारी नुकसान हुआ। साथ ही इस सॉन्ग को सॉन्ग चार्ट से भी बाहर कर दिया गया। इसलिए इतना सब होने के बाद टाई उदास बैठा था, तो तब यहाँ एक आइडल आकर उसका मजाक बनाने लगा कि इससे अच्छा तो तुम किसी सॉन्ग राइटर से सॉन्ग लिखवा लेते, मुझे तो तरस आ रहा है तुम पर, क्योंकि अब देखना लूना बैंड वापस से उठ नहीं पाएगा जिस हिसाब से उसे हेट मिल रहा है। तो तब टाई ने उस आइडल को जवाब दिया कि तू अपनी देख, यानी तू जिसे अपनी लिरिक्स तक याद नहीं रहती वो मेरी बात कर रहा है, इसलिए मुझे तो समझ नहीं आता कि तू खुद को सिंगर बोलता भी कैसे है। और फिर तभी यहाँ से चला गया एंड उस आइडल का टाई की बातों से मुंह बन चुका था। फिर अब हमें इन सब की मीटिंग दिखाई गई जहां मिस्टर मून ने जब जैसी बताया कि हमारा US टूर भी कैंसिल हो गया है, तो तब सब काफी हैरान हुए एंड टाई ये सुनकर और भी ज्यादा टूट गया। इसलिए वो अपने रूम में आकर एक न्यू सॉन्ग को लिखने की कोशिश करने लगा, बट वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था कि उससे कुछ भी सही से लिखा नहीं जा रहा होता है। ऊपर से उसे नींद भी आनी बंद हो चुकी थी, इसलिए वो काफी सारी स्लीपिंग पिल्स और हेडेक की मेडिसिन खाने लगा। फिर अब हमें प्रेजेंट टाइम का वो दिन दिखाया गया जब इनका कॉन्सर्ट था, तो तब वहाँ टाई इसी वजह से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने कॉन्सर्ट को बेहतर बनाने का काफी ज्यादा लोड अपने माइंड में उठा लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मिस्टर मून को बताती हैं कि टाई ने भारी मात्रा में स्लीपिंग पिल्स ली थी और भी कई सारी मेडिसिन को मिक्स करके, इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई है क्योंकि डिप्रेशन और प्रेशर की वजह से वो 3-3 रात तक सो नहीं पा रहा था। तो तब मिस्टर मून ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हुए। फिर जब बैंड मेंबर्स हॉस्पिटल आए तो मीडिया वाले उनसे काफी सारे सवाल करते हैं कि क्या सुपरस्टार टाई ने परफॉर्मेंस से पहले ड्रग्स लिए थे जो वो बेहोश हो गए, लेकिन ये सब चुपचाप यहाँ से चले गए। फिर ये सब टाई से मिलते हैं जो कि इन सब के सामने ऐसे बनकर दिखाता है जैसे वो एकदम ठीक है, यानी अब वो फ्रेश फील कर रहा है, लेकिन सबके जाने के बाद वो फिर से डिप्रेशन में चला गया, ये सोचते हुए कि मैं बैंड को वापस फर्स्ट पोजीशन पर कैसे लाऊं। उसको अपने फादर की कॉल आ रही थी लेकिन वो आंसर नहीं करता है। फिर अब हमें इंजू को दिखाया गया जो कि जब मिस छो योंग के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी कि तभी उसको फाइनली अपनी बहन यानी संजू का मैसेज आ जाता है कि मैं कोरिया आ रही हूँ, इसलिए चलो हम मिलते हैं। तो तब इंजू काफी ज्यादा खुश हो गई कि फाइनली अब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। फिर हमें संजू दिखाई गई जो कि कोरिया के एयरपोर्ट पर होती है क्योंकि वो आ चुकी है। तो वही इंजू संजू से मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि डिसाइड ही नहीं पा रही थी कि वो क्या पहनकर जाए, और कहती है कि संजू मुझे पहचान लेगी ना क्योंकि हम सालों के बाद मिल रहे हैं। तो तब बोरान कहती है कि तुम दोनों सेम एक जैसी दिखती हो तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें पहचान लेगी। फिर नेक्स्ट डे फाइनली इंजू संजू से मिलने आ गई थी और एक रेस्टोरेंट में संजू के आने का वेट कर रही थी। फिर जब संजू आती है तो उसे देखकर इंजू काफी ज्यादा खुश हो गई और इमोशनल भी, इसलिए वो उसे हेलो करने लगी।
बट संजू के रिएक्शंस डाउन थे, जैसे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। अब संजू ने पूछा कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। इंजू कहती है कि तुम मेरी फैमिली हो, इसलिए ऑफ कोर्स मुझे तुमसे मिलना था। तो तब संजू कहती है कि मेरी फैमिली तुम नहीं बल्कि यूएस में है, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट करा था। साथ ही अब मेरा सर नेम भी चेंज हो चुका है, जो कि अब इन नहीं बल्कि कांग है। इंजू हैरानी से पूछती है कि सिस्टर तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब संजू कहती है कि प्लीज मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब मैं कोरिया से चली गई थी, और मुझे लगा कि तुम किसी मोटिव से मुझसे मिलना चाहती हो, पर ऐसा लग नहीं रहा है। इंजू कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुमसे किसी मोटिव से नहीं मिलना था। तो तब संजू कहती है कि अगर ऐसा है तो अब तुम प्लीज मुझे बार बार मैसेज करना बंद कर दो, और मुझे ढूंढने के चक्कर में लोगों को ये बताना बंद कर दो कि मुझे अडॉप्ट करा गया था, क्योंकि इन बातों से मेरी इमेज खराब हो रही है, जिस वजह से मुझे यहाँ फिर तुमको रोकने के लिए आना पड़ा। तो तब इंजू का बुरी तरह दिल टूट गया अपनी सगी बहन से ऐसी बातें सुनकर। फिर संजू ने इंजू को एक होटल का कार्ड दिया कि मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो तुम मेरे जाने से पहले मुझसे मिल सकती हो, क्योंकि ना चाहते हुए ही सही लेकिन मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन तो है ही, इसलिए उस रिश्ते के नाते ही मैं तुम्हारी इस गरीबी में थोड़ी मदद करवा दूंगी, वो भी बस एक बार, फिर हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो तब ये बातें सुनकर इंजू का और बुरी तरह दिल टूट जाता है। वो कहती है कि मैं कोई गरीब लाचार नहीं हूँ जो मतलब से तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तो बस बहन होने के नाते तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरा अब इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और रही बात हेल्प की, तो वो घर जो पहले हमारा हुआ करता था उसे मैंने खरीद लिया है, जहाँ कल मैं शिफ्ट कर लूंगी, इसलिए मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम मेरे पास आ सकती हो अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं भी एक बार तुम्हारी हेल्प कर ही सकती हूँ। और फिर तभी गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई, जबकि संजू को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रात में हम देखते हैं कि इंजू जब घर की सफाई कर रही थी तो वो संजू की बातों को याद करके काफी ज्यादा रोने लगी कि मैं तो सिर्फ अपनी बहन को वापस चाहती थी, यानी मुझे उससे कोई पैसों का लालच नहीं था जो उसने मुझे ऐसा समझा। क्या वाकई अब इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली नहीं रही है? तो तब बोरान इंजू को चुप करवाती है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां अब यहाँ इंजू के घर का सामान भी आने लगा था, इसलिए वो सब चीजों को सेट करवा रही थी। और जब बाहर आई बाहर की सेटिंग देखने के लिए कि तभी एक लेडी यहाँ आ जाती है और पूछती है कि भला तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। इंजू कहती है कि मैंने ये घर खरीदा है, इसलिए अब मैं यहाँ रहने आ चुकी हूँ। तो तब उन लेडी ने हैरानी के साथ बताया कि इस घर की ऑनर मैं हूँ और मैंने इस घर को बेचा नहीं है और ना ही बेचने के लिए रखा था। तो तब इंजू के होश उड़ गई ये बात सुनकर। वो जल्दी से भागती हुई मिस्टर कॉन्ग के ऑफिस गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, साथ ही उनका नंबर भी बंद आ रहा था। इसलिए इंजू बिलीव नहीं कर पाती है कि क्या सच में मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, एंड मिस्टर कॉन्ग जिन पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी वो क्या सच में मेरी अब तक की सारी सेविंग लेकर भाग गए हैं। इंजू ने जब पुलिस रिपोर्ट करवाई तो और बड़ा शॉकिंग ट्रूथ सामने आया कि मिस्टर कॉन्ग प्रो लेवल के फ्रॉड हैं, जो काफी लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, जिनके बारे में अगर कुछ पता चलेगा तो पुलिस वाले इंजू को इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए इंजू बस सदमे में यहाँ पर बैठी रही कि उसके साथ ये क्या हो गया। दूसरी तरफ टाई जो सो रहा था उसको ड्रीम में एक लंबी सड़क और मून दिखाई देने लग जाता है, इसलिए टाई ने स्लिप वॉकिंग शुरू कर दी, यानी वो अपना गिटार लेकर नींद में ही बस चलने लगा। वो बाहर रोड पर आ जाता है, जहाँ उसके अकॉर्डिंग तो वो बस मून के पास जा रहा है, लेकिन वो सड़क पर चल रहा था। तो वहीं इंजू एक पार्क में बैठकर ड्रिंक करती है और भर भर के मिस्टर कॉन्ग को गालियां देती है और बस रोती ही जा रही थी कि क्या सच में मिस्टर कॉन्ग ने मुझसे सब छीन लिया है। कि तभी उसको म्यूजिक की आवाज आई, क्योंकि टाई भी वहां आ चुका था और वो गिटार बजा रहा था, इसलिए इंजू म्यूजिक सुनते सुनते रोते हुए वहीं पर सो गई। लेकिन जब वो सुबह उठी तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर में यहाँ पर सो कैसे सकती हूँ। इसलिए जब बॉटल्स उठाकर यहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि वो लड़का जो रात को गिटार बजा रहा था वो भी यहीं पर सो गया था। इसलिए इंजू को उस पर तरस आने लगा, और अब क्योंकि वो किसी भी के पॉप बैंड की फैन नहीं है इसलिए वो टाई को भी नहीं जानती थी। इंजू टाई को उठाने लगती है कि तुमको अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक पार्क है जहाँ तुम सो नहीं सकते हो। लेकिन अचानक इंजू को ऐसा फील हुआ कि कहीं ये मर तो नहीं गया, इसलिए जब वो उसके क्लोज आकर उसकी सांसों को चेक कर रही थी कि तभी टाई उठ गया और उसने इंजू को दूर गिरा दिया था। फिर वो चिल्लाकर कहने लगा कि आखिर तुम कौन हो और मेरे रूम में कैसे आई। इंजू कहती है कि रूम? क्या तुम पागल हो गए हो? यानी कि ये एक पार्क है, तुम्हारा रूम नहीं। तो तब टाई और ज्यादा परेशान होने लगा कि आखिर मैं यहाँ कैसे आया और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। तो तब इंजू उसकी ऐसी हरकतों को हैरानी से देख रही थी, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you
had me falling to the ground.